हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस का पार्ट टू देखेंगे, डे टू देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आ रखे हैं वो सभी हम वीडियो में धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, और जो नए क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये डे टू है सेशन टू का। जैसा कि आपको पता है कि सेशन वन में आपके पास मैथ और रीजनिंग आएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। और सेशन टू में आपके पास जीके और इंग्लिश आएगा, और इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। तो जो अगर आपके पास कोई एग्जाम फंसेगा तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके में या फिर इंग्लिश में ही फंसने वाला है। तो आपको जीके पे और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन जीके और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग है, तो इसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपको डेली इसी तरह की और वीडियोस मिलते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा जनरल अवेयरनेस पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो हरियाणा से संबंधित है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, बनवाली। बनवाली जो स्थान है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो कि हरियाणा से संबंधित है। नीचे इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथ और रीजनिंग में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपका जीके की बात करें और इंग्लिश की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, तो आपको जीके और इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छे बूस्ट हो जाए, फिर गलती ना हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनवाली जो है वो हरियाणा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने चुना गया। तो मार्च 2022 में उत्तराखंड में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उसके रूप में किसे चुना गया, वो चुना गया पुष्कर सिंह धामी को। वो तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो दो मार्च 2022 में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये इसकी नीचे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। तो मानव में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और इसका जो आंसर किया है सिर्फ 85% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चलेंगे कितने परसेंट लोगों ने सही किया आंसर। तो मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो ये नीचे इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी वन की वजह से कौन सा रोग होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और डैश देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये किसके बीच में है, तो वरुण, ये हम पहले भी अपने करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वरुण जो अभ्यास है, जो कि 20वां संस्करण है, तो भारत और किस देश के बीच ये होने वाला है, तो भारत और ये होने वाला है फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और फ्रांस के बीच मार्च अप्रैल में वरुण नौसेना अभ्यास होगा द्विपक्षीय, और ये 20वां संस्करण है। और इसका जो सही आंसर किया है वो सिर्फ कितने 56% लोगों ने ही इसका क्या किया है, सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि डैश से संबंधित पौधों की प्रजातियों को पादप से उभयचर कहा जाता है। तो डैश से संबंधित पौधों की प्रजातियों को पादप के उभयचर कहा जाता है। तो कौन से डैश से संबंधित, किससे संबंधित पौधों की प्रजातियों को पादप के उभयचर कहा जाता है, तो वो क्या आता है ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा से जो संबंधित पौधे होते हैं उन्हें पादप के उभयचर कहा जाता है। ये ब्रायोफाइटा के बारे में नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है, जैसे थैलोफाइटा क्या होता है, टेट्रिलोफाइटा क्या होता है, और साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म क्या होता है, और ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, किस राज्य में है। तो सबको पता है कि लोकटक झील जो एक बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो लोकटक झील जो है वो एकमात्र तैरती हुई झील है, जो कि कहाँ पर है, मणिपुर। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मणिपुर में है लोकटक झील। तो इसका जो सही आंसर किया, सिर्फ 79% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। ये लोकटक झील के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे लोकटक झील के और मणिपुर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला विरंजन कौन सा है।
तो पेयजल आपूर्ति कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो विरंजन है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन मिलाया जाता है पानी में ताकि पानी को पीने योग्य बनाया जा सके, और इसका जो सही आंसर किया है वो सिर्फ 77% लोगों ने ही इसका क्या किया है, सही आंसर किया है। तो क्लोरीन मिलाया जाता है पानी में ताकि उसे पीने योग्य बनाया जा सके। तो ये क्लोरीन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप बोलते हो, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, तो ये इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि नुखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है। जो कौन सी? नुआखाई। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है, जो कि निम्न में से किस त्योहार के दिन के बाद मनाया जाता है? निम्न में से किस त्योहार के दिन के बाद मनाया जाता है? नुआखाई हमने करंट अफेयर में की वीडियो में भी डिस्कस किया था। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है, जो किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गणेश चतुर्थी की एक दिन के बाद, जब जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उसके एक दिन के बाद नुआखाई जो है वो फेस्टिवल मनाया जाता है। ये नुआखाई के बारे में छोटी इन्फॉर्मेशन है। ये फोटो यहाँ पर आपको दिखा रखी है कि नुआखाई किस तरह से मनाया जाता है, और इस वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो सबको पता है कि, और बेसिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो थी वो स्थापना की थी। और इसका आंसर सिर्फ कितने लोगों ने किया है? 63% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? कुमार गुप्त प्रथम ने करी थी। ये कुमार गुप्त प्रथम के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि घूमर डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। घूमर डैश राज्य का लोक नृत्य है, कौन से राज्य का है ये? सबको पता है, ये राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, और सबको पता है इसलिए 91% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो घूमर जो है वो एक लोक नृत्य है, कौन से राज्य का? ये है आपके पास राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अगस्त 2022 में एशिया कप 2022, एशिया कप जो 2022 था क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? जो कि अभी हो चुका है। तो कौन से देश में आयोजित किया गया था? ये किया था संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त अमीरात में, यानी कि UAE जो है उसमें, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था एशिया कप 2022। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नीचे अगर इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय डैश के बारे में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पक्का आएगा। आप इस और किसी भी शिफ्ट में ये दिया जा सकता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक है वो किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। कि व्यापक विषय में डैश के बारे में है, तो किसके बारे में ये बुक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में ये बुक है। कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये ध्यान रखनी है, दादा भाई नौरोजी ने ये लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या क्या होता है? कह रहा है कि एक समान अवस्था में, स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गति होने पर पिंड का त्वरण समान आलेख पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा। समय के साथ संपाती सीधी रेखा। नीचे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इसका डायग्राम भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम आप देख सकते हैं, और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप जान सकते हैं। तो स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है? समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष डैश में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों वाले अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था। वर्ष डैश में, कौन से ईयर में आपसे पूछ रहा है, कौन से ईयर में 42वें कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था द्वारा मौलिक कर्तव्यों वाले अनुच्छेद, माला जो मौलिक कर्तव्य हैं 51A का संविधान में शामिल किया गया था। तो कौन से ईयर में ये शामिल किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1976। तो 1976 का ये संविधान संशोधन था, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार 51A को जो था वो ऐड किया गया था। नीचे छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन और बूस्ट हो जाएगी।
और गाइस ये सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हमें ज़रूर बताना। कमेंट ज़रूर करेंगे आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम उस तरह को और उस तरह से हम के आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि पीपीएसएल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नकुल जैन। तो जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि पीपीएसएल के जो सीईओ हैं उसे किसे नियुक्त किया गया है? नकुल जैन। ये करंट अफेयर यानी कि जीए से रिलेटेड है और सिर्फ 11% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। गाइस देख लीजिए कितना कंपटीशन है, सिर्फ 11% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिर्फ 11% लोग ही इसका सही आंसर कर पाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई? तो 21% लोगों ने इसका सही आंसर किया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना की जो कल्पना किसने की थी? वो की थी अरविंदो घोष ने। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। ये नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे, उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो ध्यान रखेंगे कि भारत रत्न पाने वाले पहले पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और उनको यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो उनको यह पुरस्कार दिया गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 1954 में उनको यह पुरस्कार दिया गया था, किसे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। और ये पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न मिला था। और कब मिला था? ये 1954 में इनको मिला था। ये छोटी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तट रेखा रेखा जो है सबसे लंबी है? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि इसकी सबसे बड़ी तट रेखा 1076 किलोमीटर लंबी है ये तट रेखा। ठीक है ना। ये और इसे कोरोमंडल तट के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल तट के रूप में भी इसे क्या जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो आवर्त सारणी जो है हमारे पास, उसमें ऐसे समूह का नाम बताना है। नाम बताइए जिसमें, यानी कि ग्रुप का नाम बताना है, ऐसे समूह का नाम बताना है जिसमें जिस ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें, जिसमें सभी गैसेज हैं। तो आप सबको पता है कि कौन सा है? आखिरी वाला, यानी कि समूह 18 में सभी की सभी क्या है? गैसेज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी वस्तु के डैश के परिवर्तन की दर उसका त्वरण है। किसी वस्तु के डैश के परिवर्तन की दर, किसके परिवर्तन की दर उसका त्वरण है? तो इसका क्या हो जाएगा? वेग। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर क्या है? उसका त्वरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा के रूप में किसने बनाया? तो फारसी को मुगल दरबार की जो दरबारी भाषा के रूप में किसने बनाया? तो वो बनाया था किसने? ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। तो फारसी को मुगल दरबार की जो दरबारी भाषा थी वो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो बादशाह अकबर ने इलाहाबाद के नाम से शहर की स्थापना की थी, जो बाद में इलाहाबाद बना था। इसने धर्म को दीन इलाही के रूप में पेश किया। इसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया। इसे फतेहपुर सिकरी की इबादत खाना बनवाया और इसने सुलह कुल की नीति का पालन किया। इसी काल में फारसी मुगल दरबार की मुख्य प्रमुख भाषा जो था वो बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो दूसरे बैंकों से ऋण लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। यानी कि रिजर्व रेपो दर कहते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक जो ऑफ इंडिया होता है वो दूसरे बैंकों से क्या लेता है? उधार लेता है या फिर ऋण लेता है। तो इसका आंसर जो किया है वो सिर्फ 56% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व रेपो दर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है कि भारत के संविधान
का अनुच्छेद 21 से डैश का अधिकार प्रदान करता है? तो 21 से सबको पता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 21 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा अधिकार हमें प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है हमें कौन सा? शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से हमें शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मानव विकास सूचकांक एचडीआई पर भारत का स्थान 2022 में 131 से फिसलकर किस स्थान पर आ गया है? तो मानव विकास सूचकांक में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो भारत का स्थान 2022 में 131 से फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? तो वो आ गया है 132 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका स्थान कौन से स्थान पर आ गया? 132वें स्थान पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो प्राचीन शहर जो है वो किस राज्य की साम्राज्य की राजधानी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। तो हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य का क्या था? राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर के बारे में नीचे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जीके से रिलेटेड है, जीके एंड जीए से रिलेटेड है। क्योंकि आपका ये नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये सेशन आप एंड तक जरूर देखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसी तरह से हम आगे भी लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि डे 3 होगा या फिर क्लास 3 होगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।